नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार, मैं हूं श्वेता सिंह। इस समय की बड़ी खबर, आज एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर उत्तर प्रदेश में फायरिंग हो गई। ये फायरिंग उस समय हुई जब ओवैसी हापुड़ जिले के पिलखुआ से एक सभा करके नोएडा की ओर जा रहे थे। रास्ते में डासना टोल प्लाजा के पास उनकी कार पर कई राउंड फायरिंग हुई। घटना के बाद ओवैसी ने ट्वीट करके खुद के सुरक्षित होने की खबर दी है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सीसीटीवी फुटेज की है, उस शख्स की है जो गोलियां चला रहा था उस समय। कितने नजदीक से, दो शख्स हैं, एक सफेद में और एक लाल शर्ट में आपको इस समय नजर आ रहा है, जो गाड़ी के बगल में चलते चलते और फायरिंग करते हुए आगे बढ़ रहा था। पुलिस ने हवाई फायरिंग की बात कही है, लेकिन ओवैसी की गाड़ी पर गोलियों के निशान हैं और ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या निशाना असदुद्दीन ओवैसी ही थे। ये सीसीटीवी के फुटेज में साफ तौर पर गाड़ी पर गोलियों का निशाना साधते हुए दो युवक नजर आ रहे हैं। और बेखौफ, बिल्कुल आप देखिए, बिल्कुल बेखौफ सड़क के बीचों बीच चलते हुए दो युवक हम आपको दिखा रहे हैं। यह पहली तस्वीर सफेद लिबास, दूसरी तस्वीर लाल शर्ट। सफेद और लाल शर्ट में आप दो युवकों को देख सकते हैं जो खुलेआम तमंचा लहरा रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी को निशाना बना रहे हैं। मिलन शर्मा इस समय हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही हैं। मिलन, ये वाकई बहुत सारे सवाल उठाने वाली तस्वीरें हैं। भले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस हवाई फायरिंग की बात कर रही है, लेकिन तस्वीरों में तो साफ दिख रहा है कि गाड़ी की तरफ बंदूक का मुख है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में भी साफ दिखाई दे रहा है। जिस तरफ इस वक्त मैं खड़ी हूं, यहां पर जो टोल प्लाजा है उधर, यहां से जब गाड़ी आ रही थी तो इसी तरफ से फायरिंग हुई है। गाड़ी के एक साइड में आपने देखा होगा कि दो नहीं बल्कि फोरेंसिक टीम की जांच के वक्त हमने देखा कि 3 ऐसे बुलेट्स के निशान दिखाई दे रहे थे। और उसके बावजूद सीसीटीवी में 2 लड़के दिखाई दे रहे, एक लाल स्वेटर में और एक सफेद स्वेटर में, और दोनों की तरफ से जो गाड़ी आगे गई, फिर एक लड़के को कुचला गया जिसको पकड़ लिया गया क्योंकि उसके पैर पर गाड़ी चढ़ गई थी और उसका नाम सचिन है। फिलहाल पुलिस ने एक ही शख्स को पकड़ा है जो यहाँ पर नोएडा का ही रहने वाला है। जो दूसरा शख्स है उसे अभी तक पकड़ा नहीं गया है। बट जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी का जो कैंपेनिंग का रूट प्लान होता है, अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि हम आज उनका रूट देख भी रहे थे, प्लान नहीं होता है, तो क्या उनको खबर थी पहले से कि ओवैसी यहाँ पर इस समय होंगे, और कौन थे ये लोग जिन्होंने इसको एक प्लान तरीके से अंजाम दिया, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस पर पुलिस अभी निगरानी रखे हुए है और इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन साथ ही साथ बड़ा सवाल ये कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की धाक दी जाती है, तो उसके बारे में अब उत्तर प्रदेश में जब चुनाव है तो सरकार किस तरीके से देखेगी, ये भी अपने आप में एक सवाल है। क्योंकि मिलन, जब भी इस तरह की कोई घटना होती है तो सीधे तौर पर राजनीति पहले शुरू हो जाती है, और अगर कहा जाता है कि गोलियां चली थी तो उसके बाद बहुत सारे सवाल उठते हैं। बंगाल चुनावों में हमने देख लिया, बीजेपी नेता कहते थे और टीएमसी सवाल सामने से उठा देती थी। यहां तो तस्वीर आ गई है, यहां तो एक ऐसी जगह पर घटना हुई है जहां पर तस्वीरें ली जा रही थी और एक एक चीज जो ओवैसी ने अपनी तरफ से अभी आज तक से बातचीत में भी कही थी, वो सारी चीजें उसी हिसाब से हुई हैं कि गाड़ी के बगल में एक शख्स वो गोलियां चलाता हुआ आगे बढ़ रहा है। वो ड्राइवर से कहते हैं कि इसको ठोकर मारते हुए आगे बढ़ा जा, वो ठोकर मारता है, वो लड़का गिरता है वहां पर और इसीलिए पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है। हवाई फायरिंग की थ्योरी अगर पुलिस दे रही है तो ये तो सीधे सीधे तौर पर हम समझें कि ये थ्योरी ही ध्वस्त है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से फायरिंग हुई, जब हमने आपको विजुअल्स में दिखाया, आप खुद भी देख रहे हैं कि गाड़ी में जो बुलेट्स लगी हुई है वो नीचे की तरफ लगी हुई हैं, और 2 नहीं बल्कि 3 ऐसी बुलेट्स हैं जो हम बता रहे थे, फोरेंसिक टीम ने भी देखी है। अब जब यही नहीं समझ में आ रहा है कि जो उनका वापस लौटने का रूट था वो प्लान्ड नहीं था, तो ये कौन लोग थे जो इसी जगह पर, जिस टोल पर हम खड़े हैं, इसी तरफ आके जिन्होंने फायरिंग की थी। लगातार यहाँ उत्तर प्रदेश में
में चेकिंग भी चल रही है गाड़ियों की। इस वक्त जगह जगह पे गाड़ियों की चेकिंग होती है। इनके हाथ में ये बंदूकें क्यों थी, ये बहुत बड़ा सवाल है। और पूरी तरीके से असदुद्दीन ओवैसी की टीम ने भी वहां पर दिल्ली में जाकर भी इस पर कंप्लेंट फाइल की है और चुनाव आयोग से भी कहा है कि वो इस बात का संज्ञान ले और उस पर पूरी तरीके से एक इन्वेस्टिगेशन और प्रोब लगाए। हाँ, आईजी मेरठ का पहले का बयान था कि हवाई फायरिंग हुई है, बट आप सही कह रहे हैं, जिस तरीके से दिखाई दे रहे हैं निशान फायरिंग के गाड़ी पर, तो उससे हवाई फायरिंग का तो पूरी तरीके से खारिज होता है जो बात की जा रही है। और इस पर भी ओवैसी साहब ने खुद कह दिया है कि अगर इस तरीके के अटैक्स होते रहेंगे तो किस तरीके से आप देखते हैं लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को। पॉलिटिक्स साइड में रखें, सेफ्टी और सिक्योरिटी एक बहुत ही अहम मुद्दा है। और अगर गाड़ी को किसी फॉलो भी किया जा रहा है तो तमाम सीसीटीवी और भी टोल्स पर होंगे और वो सामने आएंगे एक एक करके कर सकती है। बिल्कुल एकदम आएंगे, क्योंकि ये पूरा जो रास्ता है, यहाँ पर कई इस तरह की जगहें हैं जहां पर सीसीटीवी फुटेज होगा। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने क्या कहा है वो पहले सुन लेते हैं और उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अध्यक्ष माननीय सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने स्वयं ट्वीट करके ये सूचना दी कि उनके काफिले पे हमला हुआ है और ये हमला हापुड़ स्थित छिजारसी टोल प्लाजा के पास हुआ है और वो महफूज हैं। इस घटना की सूचना पे तत्काल हापुड़ पुलिस ने कार्रवाई की और मौके पे पहुंच के वीडियो फुटेजेस को अपने कब्जे में लिया तथा वहां मौजूद सभी लोगों को हिरासत में लिया। वीडियो फुटेज को देखने से तथा जो लोग वहां हिरासत में लिए गए थे उनसे मिलान करने पे उसमें से एक व्यक्ति के द्वारा घटना कारित किया जाना प्रकाश में आया है तथा उसे हिरासत में लिया गया है। उसके पास से एक अवैध 9mm की पिस्टल बरामद हुई है। वीडियो फुटेज के आधार पर अन्य कार्रवाइयां आगे प्रचलित हैं। घटना के क्या कारण थे और इस साजिश में या इस घटना में कौन कौन व्यक्ति शामिल हैं, इसकी पूरी जानकारी पूरी जांच पड़ताल के बाद हो पाएगी। जैसे ही जांच पूरी होती है हम मीडिया के साथ पूरी चीजें शेयर करेंगे। एक कानून व्यवस्था पर सवाल है, वो तो स्पष्ट है। हवाई फायरिंग नहीं हुई है, सीधे निशाना लगाकर फायरिंग हुई है, लेकिन बहुत नजदीक से फायरिंग होने के बावजूद गाड़ी के निचले हिस्से में लगी है, बिल्कुल बगल से वो फायरिंग हुई है। तो क्या मंशा रही इन हमलावरों की? किस तरह की ये पूरी घटना है, किस तरह की वारदात है? पहले हम आपको सुनाते हैं कि उस जगह पर जो लोग मौजूद थे वो लोग क्या बता रहे हैं। हमारे गाड़ियों पे फायरिंग किया है, वो हमने उसके गाड़ी ऊपर चढ़ा दिया। हम उसके ऊपर गाड़ी नहीं चढ़ाते तो हम पे गोलियां लगते थे। हम गाड़ी ऊपर चढ़ा दिए, उसका पैर टूट गया, पैर पे गाड़ी चढ़ाए तो वो गिर गया। पर चुरन वो वेपन फेंक दिया है, वो पिस्टल हमने कि भाग गया। हम पहले ने वेपन ले लेके पुलिस को हैंड ओवर कर दिए, क्योंकि हमको पता नहीं यहाँ पर और कितने लोग थे, कितने मौजूद थे। हम तो 2 लोग को फायर करते सो देखा है। को देखा, दो बंदूक कलर का जैकेट पे था, एक व्हाइट कलर की जैकेट पे था। वो कार में आए, वो सीसीटीवी में कुछ देख रहे हैं। अभी टूल गेट में टोपी कुछ पहने थे, कुछ पहचान, रेड जैकेट और कुछ नहीं टोपी वो नहीं, शूज पे थे, चेहरा दिख रहा था। मास्क वास्क पहने नहीं, कोई मास्क वो पहने नहीं थे। मास्क नहीं पहने थे। मैम, सबसे बड़ा सवाल ये होता है, वो लोग जो बता रहे हैं हमारे यहाँ प्रोग्राम था किठौर में, हमारे यहाँ से वो खाना खा के 4:45 बजे निकले हैं। ये सभी लोग 2 गाड़ी रहती है उनके साथ। जिस वक्त हम उन्हें रुखसत करना है तो हम ये होता है कि हम उनको सीमा पार करा के फिर हम लोग अपने प्रोग्राम को डिले नहीं करते, वहाँ चले गए। उसके बाद वो यहाँ आए हैं तो हमें उनकी कॉल आई। हमारे सभी साथी 2, एक हमारी गाड़ी पीछे थी, उनका कहना यह है कि वो पहले से यहाँ पे बैठे हुए थे। असदुद्दीन ओवैसी से भी हम आपको खास बातचीत सुनाते हैं कि उन्होंने क्या क्या बातें बताई। माजिद हुसैन के ड्राइवर ने एक पर गाड़ी चढ़ाई, वो रेड कलर के आदमी पर उसके गाड़ी से टायर उसको चल गया पैर पर, तो व्हाइट कलर का जो उसने दोबारा फायरिंग की दोनों फॉर्च्यूनर पर। और उनके पास जो थी वो एक कंट्री मेड नहीं था होगा, जो साउंड आवाज आ रही थी, क्योंकि मेरे पास भी लाइसेंस वेपन हैदराबाद, हाँ, बड़ी साउंड थी। यकीनन वो 9mm का पिस्टल होगा। खैर ये तो फॉरेंसिक और पुलिस के लोग बताएंगे, मगर इन लोगों, इस तरह के लोगों को खुली छूट दी गई है पूरे भारत में।
जब कोई जेनोसाइड की बात करता है, जब कोई इस तरह करता है, तो अगर सरकार इन लोगों को रोकेगी नहीं तो फिर आज 4 मरतबा के एमपी पर गोली चलाएगी, कल फिर कौन सेफ है इस देश में। मगर हम तो अपनी हिम्मत से, हौसले से काम करते रहेंगे और मैं बराबर उत्तर प्रदेश के कैंपेन में जाऊंगा और कैंपेन करूंगा। मैं नहीं रुकने वाला हूं। मैं जनता की अदालत में जाकर अपनी बात को रखूंगा और जनता तय करेगी। ये सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है जी। और अगर मुझे कल स्पीकर साहब से लोकसभा के मिलने का मौका मिला तो मैं उनके पास भी जाकर अपनी इस पूरी बात को रखूंगा। ओवैसी साहब, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग सुरक्षित हैं, सभी लोग सुरक्षित हैं। लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, चुनावी वक्त भी है, लेकिन आप इसके पीछे बार बार इशारा कर रहे हैं कि धार्मिक उन्माद या धार्मिक आधार पर पैदा हुआ नफरत, इसके लिए हुई नफरत इसके लिए जिम्मेदार है। आप इसके पीछे चुनावी वजह नहीं देख रहे हैं। जल्दबाजी तो नहीं हो रही? क्योंकि अभी नहीं मैडम, मेरी डिमांड यही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको अपने कॉग्निसेंस मिले और वो इसका स्ट्रिक्ट व्यू करे। मेरा डिमांड प्रधानमंत्री से है और यूपी के एडमिनिस्ट्रेशन से है कि वो अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को निभाएंगे और इसके पीछे यकीनन कोई मास्टरमाइंड है, ताकतें हैं जो संविधान से नफरत करती हैं, जो असदुद्दीन ओवैसी की आवाज़ से नफरत करती हैं। इसीलिए इस तरह का बुज़दिलाना, कातिलाना हमला हम पर किया गया। हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन, भारत के प्रधानमंत्री और यूपी का एडमिनिस्ट्रेशन इसकी सही तहकीकात करेगा। इसको सिर्फ इजी नहीं लेगा, ऐसा नहीं कह देगा कि नहीं नहीं ये तो ऐसा ही थे, फुलां थे, या फिर कोई पब्लिसिटी के लिए उन्होंने ऐसा किया, शोहरत हासिल करने के लिए। ये नहीं है। इसको ये छोटा वाक़या नहीं है। इसको हम उम्मीद करते हैं कि इसके पीछे जो दिमाग है उन शयातीन का, उन तमाम ईविल फोर्सेस का, उसको बेनकाब करके उनको ही पकड़ेंगे। ऐसे लोग भी होंगे वैसे साहब जो इसे पब्लिसिटी स्टंट कहेंगे? जी मैडम, फिर से बोलिए। ऐसे लोग भी होंगे सर, आपने खुद कहा, जो इसे पब्लिसिटी स्टंट कहेंगे? नहीं मालूम सर, क्योंकि आपने अभी कहा कि इसको पब्लिसिटी स्टंट ना माने, तो उसी पर मेरा सवाल था कि क्या ऐसे लोग होंगे? हमको जो अभी रिपोर्ट आ रही है वहाँ के लोकल थाना से कोई पुलिस के लोग इस तरह की गुफ्तगू कर रहे। अगर हम ये चाहेंगे कि ये पब्लिसिटी स्टंट नहीं होना चाहिए बल्कि सही इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। देश के सामने अगर 4 मरतबा के एमपी को इलेक्शन कैंपेन के दौरान में उस पर जान लेने की कोशिशें की जाती हैं तो फिर गलत है ये। सर ठीक है मैडम, मुझे इजाजत दीजिए। अब तो और भी ये वीडियो भी दर्शक देख रहे होंगे और इतने सारे दर्शक आज तक पर देख रहे। एक आखिरी सवाल है सर, सिक्योरिटी लेनी चाहिए? एक आखिरी सवाल है सर, आखिरी सवाल, सिक्योरिटी आपको नहीं लगता आपको लेनी चाहिए? जी मैडम, मैंने अपनी सियासी जिंदगी 1994 से शुरू की और अब तक मैं ना सिक्योरिटी लिया हूं ना को बीपी गाड़ी लिया हूं। मुझे पसंद नहीं है कि मेरे अतराफ में लोग बंदूक लेकर चले, मेरी फितरत में नहीं है। मेरा मानना यह है कि सरकार की जिम्मेदारी है मेरी जान की हिफाजत करना। नहीं लूंगा मैं, हरगिज नहीं लूंगा। अब लेंगे? चाहे कुछ भी हो जाओ, मुझे जाना एक दिन इस दुनिया। नहीं लेंगे अभी? नहीं लूंगा मैडम मैं, मेरी नहीं लेंगे। मेरी मौत खुद मेरी जिंदगी की हिफाजत करेंगी। जो वक्त आएगा जाएंगे, मगर ये सरकार की जिम्मेदारी है कि मेरी जान की हिफाजत करें। अगर सरकार नाकाम हो रही है इन ताकतों को पहचानने के लिए तो फिर ये सरकार जिम्मेदार रहेगी अगर कुछ मुस्तकबिल में कुछ होता है तो। क्या लग रहा है सर आपको, इसके पीछे कुछ समझ में आ रहा है? मैडम, ये तो हम तो डिमांड करते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इसकी जांच पड़ताल कराए। मैं इस बात का डिमांड करता हूं कि देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेशन वो इसकी पूरी तहकीकात करें, क्योंकि ये एक वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी है। पूरा हमारे को फॉलो कर रहे थे, इनको हमारा पूरा प्रोग्राम मालूम। और ये कौन ताकतें हैं, कौन ऐसे लोग हैं जो इस तरह से हमारी जान पर हमला करके हमको ख़त्म करने की कोशिश की। मगर अल्लाह का फजलो करम है कि आज हमारा वक्त नहीं था। मगर एक बात तो मैं इन बुज़दिलाना हरकत करने वालों को और इनके पीछे जो दिमाग है उनको बताना चाहूँगा कि मैं अपनी
आवाज़ को, अपनी ज़बान को, अपनी ज़िंदगी के तर्ज अमल को, अपने एहतजाज को, जो संविधान मुझे बुनियादी हक देता है, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। हाँ, मुझे यकीन है कि एक दिन मेरी मौत आएगी, मगर क्या फ़ायदा उस ज़िंदगी का अगर मैं इन लोगों से डर कर घुट घुट कर ज़िंदगी गुजारूं। मेरी ज़िंदगी जो थी खुलेआम है। मैं 94 में एमएलए बना और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मैंने कोई सिक्योरिटी नहीं ली, क्योंकि मेरा कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। ना मैं पसंद करता हूं कि लोग मेरे अतराफ में हथियार लेकर चलें, मगर हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इसका नोट लेगी, इसका पूरी जांच करवाएगी कौन है मास्टरमाइंड। मगर मैं एक बात आपको बताना ज़रूरी समझता हूं कि मीडिया के लोगों ने मुझसे सवाल किया था 2 दिन पहले कि प्रयागराज में जो धर्म संसद हुआ वहां पर जितने बड़े बड़े महाशय आए थे, उन सब ने अपनी ज़बान से मेरे बारे में अनाप शनाप बका, मेरी जान लेने की धमकी दी। ये ऑन रिकॉर्ड वीडियोस हैं जो सरकार के पास है। आज से थोड़े दिन पहले गाजियाबाद में कोई एक सेना के शख्स ने कहा कि ओवैसी गर्दन मार दो, मेरे घर पर हमला हुआ। तो ये सरकार का काम है कि ऐसे ताकतों को जो संविधान से नफरत करते हैं, जो रूल ऑफ लॉ को भारत की बर्बाद करना चाहते हैं, और इलेक्शन कैंपेन के दौरान में इस तरह की हरकत करना, गोलियां चलाना, ये तो देश को इसको नोटिस करना चाहिए और उम्मीद करता हूं कि देश इसको देख रहा है। ओवैसी साहब, क्या आप अपने ऊपर हुए हमले को सीधे हरिद्वार में हुई धर्म संसद से जोड़ रहे हैं? आपको लग रहा है वहां पर उकसाया गया आपके खिलाफ, ये कह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि प्रयागराज में, इलाहाबाद में जो धर्म संसद हुआ था, आप भी अपने करस्पॉन्डेंट से मालूम करवा सकते कि क्या क्या अनाप शनाप मेरे बारे में बका गया उसमें। और गाजियाबाद में आज से 1 महीना पहले किसी ने मेरी गर्दन लाने पर इनाम भी रखा था। मगर ये जब इस तरह की बकवास, इस तरह की धमकियां, इस तरह की गंदगी और हेट स्पीचेस की जाती हैं, तो ये तो सरकार का काम है कि फौरन उसको एक्शन लिया जाए। मगर नहीं लेने की वजह से इनकी हिम्मतें और बढ़ रही है। मुझ पर जिन लोगों ने हमला आज किया मेरी जान लेने का, मुझे नहीं पता कि कौन है वो लोग। ये तो अगर सही इन्वेस्टिगेशन करेंगे, मुझे ये बताया गया कि एक सहारनपुर का और एक आपके नोएडा का 2 लोग हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस इसको ब्रश ना कर दे, पुलिस, यूपी पुलिस को इजी ना लें। क्योंकि अगर कोई पूरा रेकी करता है, प्लान करता है, और उसको मालूम कि इस टोल गेट पर हर गाड़ी रुकेगी, तो आप 10 कदम पे 11 कदम के फासले से आप गोली चला रहे हैं, तो कौन है ये लोग? तो असदुद्दीन ओवैसी जो सीधे तौर पर इसे किसी भी तरह की राजनीतिक साजिश नहीं कह रहे हैं, लेकिन हाँ, वो इसके तार उस धर्म संसद से जरूर जोड़ रहे हैं जहां पर प्रयागराज में तमाम तरह की हेट स्पीचेस के मामले सामने आए थे और असदुद्दीन ओवैसी का नाम लेकर बहुत सारी बातें कही गई थी। बहरहाल अभी तो पुलिस को तफ्तीश करनी है, और मिलन, केवल तफ्तीश नहीं करनी है बल्कि ये बताया जा रहा है कि दूसरा हमलावर भी पकड़ा गया है। यानी पहले जो लाल शर्ट में लड़का था वो पकड़ा गया, और अब दूसरा वाला भी जो तस्वीरों में दिख रहा था पकड़ा गया है। जी जी बिल्कुल। इस वक्त पुलिस ने इत्तला किया है हमें कि दूसरा जो है उसका नाम शुभम बताया जा रहा है, और उसने खुद जाकर गाजियाबाद के पुलिस स्टेशन में सरेंडर किया है इस वारदात के बाद। पहला उसका साथी जो पकड़ा गया था, सचिन नाम बताया जा रहा था, अब ये दूसरा। तो इन दोनों को पकड़ लिया है पुलिस ने। अब आगे पुलिस और ज्यादा जांच करने की कोशिश कर रही है कि मोटिव क्या रहा इनका फायरिंग करने का। और जिस तरीके से आप भी ओवैसी के बयान पे अभी कह रही थी कि वो कहीं ना कहीं तार जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी इन्वेस्टिगेशन अब पुलिस भी करने की कोशिश करेगी, क्योंकि दोनों जो पकड़े गए हैं यहाँ आसपास के ही हैं। एक नोएडा के, दूसरे वाले ने नजदीकी पुलिस स्टेशन में अभी खुद सरेंडर किया है पुलिस को। और इसके अलावा श्वेता, इलेक्शन कमीशन को भी ओवैसी ने कहा था कि हम कंप्लेन करेंगे और हम चाहेंगे कि वो प्रोब करें। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस यहाँ पर एक रिपोर्ट भी तैयार करेगी जो सीधा सीधा पूरी वारदात के बारे में उत्तर प्रदेश में जो हुआ है उसको जाकर इलेक्शन कमीशन को भी देगी। तो चुनाव आयोग को भी एक रिपोर्ट सबमिट की जाएगी, उस पर भी अभी काम शुरू हो चुका है। अजीब सी बात है,
ये अरविंद ओझा भी हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद, अजीब सी बात है कि जिस तरीके से एक टोल प्लाजा के पास पुलिस की मौजूदगी जरूर रहती है, कम से कम कुछ संख्या में, 2 लड़कों को पकड़ा तो गया, लेकिन एक जो वहां पर इसीलिए दबोचा गया क्योंकि उसे गाड़ी से टक्कर मारकर गिराया गया, दूसरा लड़का खुद जाकर सरेंडर कर रहा है। क्या जानकारियां पुलिस अपनी तरफ से दे रही है? अभी भी वो हवाई फायरिंग को ही मेंटेन करना चाहते हैं या कम से कम तस्वीरों को देखने के बाद अब अपने रुख को और अपनी इन्वेस्टिगेशन को बदल रहे हैं? नहीं, देखिए, जो ये सीसीटीवी सामने आया है, ये इसने काफी कुछ खुलासा कर दिया है श्वेता, और तस्वीरों में दिख रहा है कि बकायदा जो दोनों आरोपी हैं शुभम और सचिन, वो फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं और गाड़ियों के इर्द गिर्द दिखाई दे रहे हैं। जो दूसरा आरोपी है उसने सरेंडर कर दिया है, शुभम। दोनों से खुद जो आईजी मेरठ रेंज हैं प्रवीण कुमार, वो दोनों से पूछताछ कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वजह क्या है। लेकिन आपने ठीक कहा कि जो पहला आरोपी है वो भी भागने में फरार हो जाता, लेकिन उसे कार से टक्कर मारी गई है, जिसके बाद उसकी बाइक डिसबैलेंस हुई है, उसके बाद उसे पकड़ा गया था। दूसरा आरोपी उसने सरेंडर कर दिया है। गोली क्यों चलाई, किस लिए चलाई, इस बारे में भी जानकारी नहीं शेयर की जा रही है, क्योंकि दोनों ही आरोपियों से जो आईजी है वो खुद पूछताछ कर रहे हैं मौके पर। किस तरह की चीजों पर पुलिस विचार कर रही है अरविंद? क्योंकि 2 चीजें हैं। देखिए, एक तो हवाई फायरिंग नहीं है, सीधे निशाना साधा गया है, लेकिन गाड़ी के बिल्कुल बगल में खड़े होकर 2 लड़के इस तरीके से निशाना साध रहे हैं, लेकिन गाड़ी के निचले हिस्से को ही गोलियों से अपनी छलनी करते हैं। यानी क्या एक डराने की कोशिश ज्यादा दिख रही है? क्या दिख रहा है? ये बहुत असमंजस में डालने वाला वाकया है पूरा। जी बिल्कुल, देखिए, और शायद यही वजह है कि मोटिव क्या है, दोनों आरोपियों ने फायरिंग क्यों की। और अगर आप देखेंगे तो जो कार का गेट वाला हिस्सा है वहीं पर गोली लगी है, तो किस लिए फायरिंग की। और आपको बता दूं कि आईजी ने बकायदा इस बात के कंफर्म किया था, जो काफिला है उसके इर्द गिर्द ही ये दोनों बाइक पे जो 2 हमलावर थे वो दिखाई दिए थे और सीसीटीवी में भी दिखाई दिए थे। टोल प्लाजा पर ये हमला हुआ, ये अपने आप में हैरान करने वाला है। बहुत मुमकिन है कि टोल प्लाजा पर गाड़ियां रुकती हैं, इस वजह से ये हमला किया गया हो, लेकिन मोटिव क्या है, किस मकसद से इस हमले को अंजाम दिया गया, ये वो तफ्तीश का विषय है। और शायद यही वजह है कि जो दोनों आरोपी हैं, दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। कुछ उन्होंने खुलासे भी किए हैं जिसको वेरीफाई किया जा रहा है, क्योंकि अमूमन इस तरह के वारदातों में जो आरोपी है वो गुमराह करने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन कम से कम जो सीसीटीवी सामने आया श्वेता, वो काफी कुछ साफ करता है कि दोनों जो आरोपी हैं उन्होंने बकायदा बाइक से उतरकर और गाड़ी के पास जाकर फायरिंग किए। हालांकि गेट के निचले हिस्से में लगा है। किसी राहत की बात यही कि किसी को गोली नहीं लगी है। अगर 4 बार के सांसद हैं असदुद्दीन ओवैसी, एक चुनावी रैली में वो प्रचार करने के लिए यहां पर आते हैं। अब देखिए, त्रासदी ये है कि योगी आदित्यनाथ एक ही दिन पहले ये कहते हैं कि कट्टा का कल्चर अब खत्म हो गया है और अब डिफेंस कॉरिडोर की बारी यहां पर आ रही है। रोजाना कोई ना कोई ऐसा छापा पड़ता है जहां पर कट्टे बरामद हो रहे होते हैं और उसमें खुलेआम बेधड़क 2 युवक सड़क पर दौड़ते हुए गोलियां चलाते हैं। पुलिस ये तो मान रही है कि अवैध हथियार उनके पास था, लेकिन कैसे था, कैसे इतने बेखौफ हो गए कि दौड़ लगा रहे हैं इस तरह से? ये तो सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा कि कानून व्यवस्था जिसको एक सर्टिफिकेट के तौर पर लहराया जा रहा है सरकार द्वारा, वाकई उसकी स्थिति है क्या जमीन पर? जी बिल्कुल, देखिए श्वेता, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो, वो भी लगातार पीठ थपथपाती है। और पिछले दिनों आपने देखा होगा कि किस तरीके से एक के बाद एक धड़ाधड़ इनकाउंटर हुए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये कट्टा नहीं है। जो हथियार बरामद हुआ है, अभी तक जो हमें जानकारी मिल रही है कि 9mm की पिस्टल है। अमूमन 9mm की जो पिस्टल होती है वो जो सरकारी अधिकारी है, खासतौर पर पुलिस, वो पुलिस ही इस्तेमाल करती है। तो ये पिस्टल कहाँ से आया, और अगर ये 9mm का पिस्टल है जिस जो अवैध तरीके से बनाया गया, तो अपने आप में हैरान करने वाली बात है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि लगातार जब से चुनाव आचार संहिता लगी है, चाहे वेस्टर्न यूपी की बात करें, तो वहां पर ताबड़तोड़ अवैध हथियारों की फैक्ट्री पकड़ी जा रही है। और हाल फिलहाल के 2 से 3 दिनों में लगातार वेस्टर्न यूपी में, चाहे वो शामली हो, कैराना हो, इन तमाम इलाकों में बावजूद इसके हथियार लेकर अगर 2 शख्स पहुंच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है पहले से प्लानिंग की होगी। अगर ये कोई एक्सीडेंटल फायरिंग नहीं, और जिस तरह से सीसीटीवी में दिखाई दे रहा, तो जाहिर सी बात है प्लानिंग की गई होगी इन दोनों लड़कों के द्वारा। और तभी वहां पर पहुंचकर अगर आप देखेंगे सीसीटीवी में, तो बाकायदा फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं शुभम और सचिन। लेकिन सवाल ये है फायरिंग किस लिए की, और शायद यही वजह है कि खुद आईजी प्रवीण कुमार, जिनसे आज तक ने बात भी की है, उनका कहना है कि हम लगातार उनसे पूछताछ कर रहे हैं। कुछ उन्होंने बयान दिया है जिनको हम वेरीफाइड करेंगे, उसके बाद ही मोटिव क्या है, किस मकसद से फायरिंग की गई, इस बात का खुलासा करेंगे। मिलन, पहले दौर का चुनाव बहुत नजदीक है और इसी क्षेत्र में ये चुनाव होना है। पुलिस की वैसे तो दबिश बहुत रहती है,
हर गाड़ी को, यहां तक कि हमारी मीडिया की अगर स्टिकर लगी गाड़ी होती है उसको भी रुक कर तलाशी होती है बाकायदा, और ये नॉर्मल सी चीजें, अच्छी चीजें होना चाहिए। ऐसे में ये एक लड़का, दो लड़के अपना हथियार लेकर पीछा करते हुए आ भी जाते हैं वारदात करके, उनमें से एक जाकर खुद सरेंडर भी कर देता है। ये क्या वहां पर मौजूदगी नहीं रही पुलिस बलों की किसी भी तरह से? क्योंकि टोल प्लाजा के नजदीक तो आमतौर पर गाड़ियां खड़ी रहती हैं एक दो। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त भी मैं उसी टोल प्लाजा पर खड़ी हूं और आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि गाड़ियां तो आ जा रही हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि चेकिंग बहुत ज्यादा सख्त कर दी गई है यहां पर इस इंसिडेंट के बाद, क्योंकि आपने देखा कि सीसीटीवी फुटेज में खुलेआम ये दोनों लड़के यहां बीच में से दौड़ते हुए फायरिंग कर रहे हैं। और फिलहाल भी आपको यहां पर पुलिस बल इस वक्त ज्यादा दिखाई देगा, लेकिन अमूमन हम देखते हैं कि टोल प्लाजा पर पुलिस बल नहीं होता है। इसीलिए ओवैसी कह रहे हैं, बार बार वो कह रहे हैं कि एक वेल प्लान्ड लग रहा है उनको भी, पर इसकी जांच पड़ताल पुलिस अब करेगी। क्योंकि जब 9mm के पिस्टल से आप शूट कर रहे हैं और आपने खिड़कियों पे जो विंडोज हैं कार की उस पर शूट नहीं किया, आपने नीचे शूट किया, तो आपका मोटिव और इंटेंशन क्या रहा? और जब रूट प्लान नहीं है, अगर अमूमन किसी नेता का रूट प्लान नहीं होता है इस तरीके से, लास्ट मोमेंट पर चेंजेस भी होते हैं श्वेता, तो उन्हें कैसे पता था कि गाड़ी किस वक्त इस टोल प्लाजा पर आएगी और क्या वो यहीं पर उस वारदात को अंजाम देना चाह रहे थे? ये सारी सवालों के जवाब अब जो है पुलिस, यहाँ पर प्रशासन, हापुड़ पुलिस और उत्तर प्रदेश की पुलिस ढूंढ रही है। लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, क्योंकि अमूमन हम भी इसी रूट से ट्रैवल करते हैं। आम नागरिक के लिए भी एक परेशानी का जो है सबब बन जाता है। और अपनी तरफ से भी देखना ये होगा कि अब उत्तर प्रदेश पुलिस का जवाब क्या होगा चुनाव आयोग क्यों, क्योंकि चुनाव आयोग ने भी इस पर रिपोर्ट मांगी है, तो उसमें वो क्या लिख कर देंगे। क्योंकि अभी कैंपेनिंग हो रही है और पहला फेज की जो वोटिंग है वो 10 फरवरी को होने वाली है। तो इस बीच काफी बड़े नेता, अब कल भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अमित शाह से लेके हर नेता यहाँ पर कैंपेन करेंगे, तो कैसा रहेगा यहाँ पर जो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और सिक्योरिटी, इस पर बहुत तरह की सुरक्षा में कोई नेता मूव भी नहीं कर रहा है। तो उस तरह से इस तरह की चीजें बहुत सारे सवाल उठाती हैं और वाकई जो निशाना साधा गया है वो अपने आप में बहुत ज्यादा संदिग्ध है। बहुत शुक्रिया आपका मिलन, और साथ ही अरविंद आपका भी बहुत शुक्रिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में अपराधियों और माफियाओं के सफाए को अपनी सरकार की बड़ी उपलब्धि बताते हैं, लेकिन पहले चरण के चुनाव में उम्मीदवारों के हलफनामों को देखें तो पता चलता है कि किसी भी दल में आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों की कोई कमी नहीं है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने पहले चरण में चुनाव लड़ने वाले 623 प्रत्याशियों में से 615 प्रत्याशियों के हलफनामों का विश्लेषण किया, जिसमें पता चला है कि इनमें से एक चौथाई यानी 156 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इन 156 दागी उम्मीदवारों में से 121 पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 6 उम्मीदवारों के खिलाफ हत्या के केस चल रहे हैं, 30 उम्मीदवारों पर हत्या की कोशिश के मुकदमे हैं और 12 उम्मीदवारों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध की धाराओं में केस दर्ज हैं। एक उम्मीदवार पर रेप का केस भी है। अपराधियों को टिकट देने के मुद्दे पर बीजेपी नेता समाजवादी पार्टी को खूब खरी खोटी सुनाती है, लेकिन एडीआर की स्टडी में पता चला है कि आपराधिक छवि के उम्मीदवारों को टिकट देने में बीजेपी भी पीछे नहीं। सबसे ज्यादा 75% दागी उम्मीदवार समाजवादी पार्टी से हैं, जिसके 28 में से 21 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी की सहयोगी आरएलडी है, जिसके 29 में से 17 यानी 59% उम्मीदवार आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। इसके बाद बारी है बीजेपी की, जिसके करीब करीब आधे प्रत्याशी आपराधिक छवि के हैं। बीजेपी के 57 में से 29 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। कांग्रेस के 58 में से 21 यानी करीब 36% उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। बीएसपी के 56 में से 19 प्रत्याशी और आम आदमी पार्टी के 52 में से 8 प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। यानी हर चुनाव की तरह इस बार भी आपराधिक छवि के नेताओं को टिकट देने में सर्वदलीय परंपरा को निभाया गया है, लेकिन फिर भी हर राजनीतिक दल को सिर्फ दूसरे राजनीतिक दल के दागी उम्मीदवार ही नजर आते हैं। माफिया 3 ही जगह है, या तो उत्तर प्रदेश के बाहर है, या तो जेल में है, या तो अखिलेश यादव की सूची में विधायक बनने के लिए, और कहीं माफिया नहीं है। माफियाओं को उल्टा कर सीधा करने का काम हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी ने सूची जारी की है उसमें 82 लोग ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मुकदमे हैं। समाजवादी पार्टी और आरएलडी के आप बता दो, एक आध गलती से आ गया होगा, और वो भी वैसे आया है जिन पर मुकदमे लगाए सरकार ने,
देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे पर आरोप, जीप चढ़ा दी, कुचल दिए किसान, सबको रक्त रंजित कर दिया और आज वो महिमा मंडित हो रहे हैं उनकी पार्टी, उनकी सरकार में। फरवरी 2020 में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्टियों को उम्मीदवारों के चयन के कारण सार्वजनिक करने चाहिए और यह भी बताना चाहिए कि ऐसे लोगों को क्यों नहीं चुना गया जिनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं था। चुनाव की तारीखों के ऐलान के समय चुनाव आयोग ने भी सभी दलों को आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों की जानकारी सार्वजनिक करने का निर्देश दिया था, जिसका पालन होता अभी तक तो कहीं नहीं दिख रहा। अब हम चीन के उस झूठ का विश्लेषण करेंगे जो उसने गलवान घाटी में हुए खूनी संघर्ष के बाद बोला था। आपको याद होगा कि जून 2020 को गलवान घाटी में भारत और चीन की सेना के बीच हुए एक हिंसक झड़प में भारतीय सीमा में चीन के सैनिकों की घुसपैठ को रोकते हुए 20 भारतीय सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए थे। लेकिन चीन की तरफ से बयान आया कि उसके तरफ कोई क्षति नहीं हुई। बाद में जब कई तरह की तस्वीरें सामने आई तो उसने स्वीकारा कि हां, 4 सैनिक उसके मारे गए। लेकिन अब यह खुलासा हुआ है कि चीन के 4 नहीं बल्कि 38 सैनिक मारे गए। ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार द क्लैक्सॉन ने एक खबर प्रकाशित की है जिसके अनुसार गलवान घाटी में हुए संघर्ष में चीन की सेना के 38 सैनिक मारे गए थे। इनमें से ज्यादा सैनिकों की मौत गलवान नदी में गिरकर बहने के कारण हुई थी। झड़प के दौरान गलवान नदी के तेज बहाव में ये गिरे थे और माइनस तापमान वाले भीषण ठंडे पानी में चीन के ये सैनिक संभल नहीं पाए, मारे गए, जबकि चीन ने अपने 4 सैनिकों में से केवल 1 सैनिक की मौत को पानी में डूबने से बताया था। इस घटना के बाद मारे गए सैनिकों को शिनजियांग मिलिट्री बेस पर श्रद्धांजलि भी दी गई थी, जिसकी चर्चा दबी जुबान से चीन में की जा रही थी। ऑस्ट्रेलियन अखबार ने अपनी ये रिपोर्ट चीन के कुछ पत्रकारों, ब्लॉगर्स और सोशल मीडिया पर शेयर की गई जानकारी के आधार पर तैयार की। चुनाव प्रचार के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर आज हमला हुआ है। डासना के नजदीक टोल प्लाजा पर तस्वीरें साफ साफ बताती हैं कि किस तरीके से 2 युवक गाड़ी के बगल में चलते हुए ओवैसी की गाड़ी जिसमें वो सवार थे उस पर ही गोलियां चला रहे हैं। हालांकि दोनों शख्स को पकड़ा जा चुका है। एक वहीं पर धर दबोचा गया जब पीछे से गाड़ी ने टक्कर मारी, दूसरे ने जाकर गाजियाबाद पुलिस के सामने सरेंडर किया है और अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इसके पीछे की मंशा क्या रही। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।